लाइफ प्रोसेसेस या जीवन प्रक्रियाएं, इस टॉपिक के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिटेल में समझा था और मैंने तुमको बताया था कि लाइफ प्रोसेसेस या जीवन प्रक्रियाएं वो इंपॉर्टेंट मैंडेटरी प्रोसेसेस हैं जिनका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलते रहना जरूरी है। जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं उसमें से एक भी स्टॉप कर जाएगी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिज्म हो जाता है। 4 लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। पहली न्यूट्रिशन, दूसरी रिस्पिरेशन, तीसरी ट्रांसपोर्टेशन और चौथी एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसके बारे में लास्ट क्लास में हमने डिटेल में समझा था और मैंने तुमको बताया था कि पौधे, हरे पौधे अपना भोजन, अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है, इससे रिलेटेड हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था और यह समझा था क्यों जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी एब्सेंस से क्या होगा। साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस क्यों जरूरी है, अगर ये एब्सेंट हो जाए तो क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, लाइट की एब्सेंस में क्या होगा। इन शॉर्ट हमने डिटेल में समझा था कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता और ये भी समझा था कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स अपना भोजन खुद नहीं बनाते। कुक करने की बात नहीं कर रहा हूं, भोजन पकाने की बात नहीं कर रहा, भोजन बनाने की बात कर रहा हूं। जैसे गेहूं है वो तो हम कहीं से पाते हैं, चावल है वो हम कहीं से पाते हैं, राइट, प्लांट से पाते हैं, करेक्ट। उसको हम खुद तो नहीं बना सकते, तो इसका मतलब फूड के लिए हमको डिपेंड होना पड़ता है दूसरी चीजों पर। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फूड के लिए दूसरी चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं उनको हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो हम क्या हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं। हेटेरोट्रॉप्स में हमने 3 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और एक होलोजोइक हमने पढ़ा था। होलोजोइक का मतलब होता है हम सॉलिड फूड को अपने अंदर लेते हैं, जैसे फंजाई वगैरह होते हैं। अगर उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखोगे तो वो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जहां पे डेड या डिके मैटर पे वो ग्रो कर रहे हैं और उसके बाद उसको गला देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, उस गली हुई चीज को वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं, अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई का इस तरह से होता है। लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते। हम सबसे पहले कोई सॉलिड फूड या लिक्विड फूड जो भी है उसको हम शरीर के अंदर लेते हैं, फिर हम इंजेक्शन करते हैं, राइट। हम इंजेक्शन मतलब किसी फूड को अंदर लेना। उसके बाद हमारी एलिमेंट्री कैनाल में उस इंजेस्टेड फूड का डाइजेशन होता है, पाचन होता है। फिर हम उस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन होता है। फिर जो फूड डाइजेस्टेड है, एब्जॉर्ब्ड हो गया है, उसका एसिमिलेशन होता है, यानी उस फूड को कहां यूटिलाइज किया जाए, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। उसके बाद हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट इस डाइजेशन की प्रोसेस में बनता है उसका निकलना जरूरी है, तो एक्सक्रीशन होता है। यानी पता ये चला कि जो ये डाइजेशन की प्रोसेस होती है फूड लेने से फूड के निकलने तक की, वो कई स्टेप्स में होती है। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, यानी शरीर के बाहर निकलना। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। प्लांट्स के बारे में तो डिटेल में पढ़ा, अगर तुमने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखो ताकि एक तुमको बेहतरीन नॉलेज हो जाए कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में आज हम सिर्फ इसके अंदर 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो माउथ में किस तरह से डाइजेशन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा एसोफेगस में किस तरह से क्या होता है फूड के साथ, वो पढ़ने वाले हैं। फिर स्टमक आता है, डेडनम आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो 2 ही चीजें हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं, माउथ में डाइजेशन और एसोफेगस में किस तरह से फूड का क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में। और तुमको इस टॉपिक में बहुत मजा आएगा क्योंकि ये चीजें जो हैं
इनसे हम रिलेट खुद को कर सकते हैं, क्योंकि खाना तो हम भी खाते हैं। तो ये अगर समझे कि यार खाने का होता क्या, किस तरह से हमारे शरीर में डाइजेशन होता है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है। और कोई भी जानना चाहेगा कि हम जब खाना खाते हैं तो क्या होता है उस खाने का, राइट। तो सबसे पहले तो हम इंजेक्शन करेंगे। हमने खाना लिया ना, प्लेट में जहाँ पे लगाना चाहते हैं, हाथ से उठाया या स्पून से यूज़ करते हो तो उसको अपने मुंह में रखा। बड़ा टेस्टी खाना, ये सब कैसे पता चलता है आज ये भी तो समझने वाले। तो सबसे पहले क्या होता है, हम जब खाने को खाते हैं तो हमारे मुंह में हमारे लिप्स और टीथ के बीच में एक स्थान होता है, करेक्ट होता है ना। तो हमारे माउथ में टीथ और लिप्स के बीच में एक स्थान होता है जिसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। फिर दांत के पीछे जो वाला हिस्सा होगा, जो खाली वाला हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। तो इसको लिख लेते हैं ताकि दिमाग में अच्छे तरह से चीजें बैठती जाए। तो सबसे पहले अगर मैं माउथ की बात करूं तो माउथ में हमारे वेस्टिब्यूल आता है। ठीक है, वेस्टिब्यूल के बाद जो खाली स्थान होता है हम उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में जो पहली चीज मिलती है, हम अगर बोलें तो टीथ मिलती है, हमारे दांत ना। दांत भी तो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो इनके बारे में भी हम समझने वाले हैं। तो हमारा टीथ हो गया, ठीक है। टीथ के बाद हमारी टंग, राइट। उसके बाद हमारा ये ऊपर का नीचे का जबड़ा भी है ना, जिसको हम पैलेट बोलते हैं। तो हम ये पैलेट लिख देते हैं, इसके बारे में भी पढ़ लेंगे, राइट। ओके, अच्छा, अब जब हम खाना खाते हैं ना तो उसमें कुछ जूस भी निकलते हैं, राइट। तो जूस कहाँ से निकलते हैं? ग्लैंड्स से निकलते हैं। तो हम ग्लैंड्स, स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो तुम बोल सकते हो सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब एक तो होती नहीं, इसलिए ग्लैंड्स लिखना जरूरी है। उसके बाद फेरिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फेरिंग्स, ये फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स कुछ नहीं होता, सिर्फ एक स्थान है, एक जगह है। कैसे जगह है? बड़ा मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से समझोगे। तो फेरिंग्स एक स्थान है, तो स्पेस है ये, ऐसे लिख लो, राइट। तो इतनी चीजों के बारे में तो हम पढ़ने वाले हैं। अब हम वन बाय वन करके समझते हैं। वेस्टिब्यूल तो समझ गए, लिप्स और टीथ के बीच का स्थान होता है वेस्टिब्यूल, ठीक। उसके बाद दांत शुरू होता है, तो अब दांत से शुरू करेंगे। दांत और ये जबान हमारी पैलेट, यानी जो ऊपर का नीचे का होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स और फेरिंग्स। उसके बाद एसोफेगस पे आएंगे। तो चलो वन बाय वन करके हम शुरू करते हैं। इसको मिटा दूं ताकि वन बाय वन करके हम स्टडी करें प्रॉपरली, अच्छे से, बेहतर ढंग से और बहुत मज़ेदार ढंग से। जैसे खाना स्वादिष्ट होता है वैसे यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत स्वादिष्ट होने वाली है। तो भाई पहली बात हम करेंगे अपने टीथ की। टीथ, अब टीथ में हमारे अंदर कई तरह के टीथ होते हैं, करेक्ट ना। तो जो हमारा सबसे सामने वाला दांत है उसको हम बोलते हैं इंसाइजर्स। अब चूंकि एक से ज्यादा होते हैं तो मैं इंसाइजर्स लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है कैनाइन्स, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास प्रीमोलर, उसके बाद होता है मोलर्स। ये कैसे हम जा रहे हैं? सामने से, सामने का दांत है उससे इस साइड जा रहे हैं, इस साइड, राइट। तो सामने के दांत से हम इस साइड बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा? इंसाइजर मिलेगा। थोड़ा सा चित्र के माध्यम से बताता हूं। जैसे ये है हमारा, इस तरह से दांत लगा है, राइट, यू इस तरह से दांत लगे हुए हैं, ठीक है। ऊपर का भी जबड़ा होगा हमारे पास, राइट। तो मान लो इस तरह से है तो उसमें भी दांत लगे होंगे, यूं इस तरह से। तो दो जॉस होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो मैं बात कर रहा हूं कि यहां से चल रहा हूं इस साइड में, या यहां से ऐसे सोच लो इस साइड में तुम चल रहे हो, इस साइड में, राइट। तो ये दांत ऐसे करोगे तो दोनों दांत मिल जाते हैं ना, तो ये भी सामने ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इंसाइजर होगा
और उसके पीछे कैनाइन होगा, उसके पीछे प्रीमोलर होगा और सबसे पीछे मोलर होगा। तो इस तरह के सीक्वेंस में ये लिखा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि लोकेशन क्या होती है। अब ये अलग अलग दांत हैं, अलग अलग टाइप के, इनके फंक्शन भी अलग है। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग जो होता है वो होता है हेटेरोडोंट, एक ही तरह का दांत होगा तो होमोडोंट। अब हम ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ रहे हैं, अपने बारे में, तो हमारे में दांत के प्रकार अलग अलग हैं, तो हम इनको हेटेरोडोंट बोलेंगे। तो हमारे अंदर जो दांत होता है वो कौन सा होता है? हेटेरोडोंट। ठीक है, ये बात पहले समझ लें। अब आते हैं इसके बारे में समझते हैं। ये इंसाइजर का काम क्या है, फंक्शन इसका समझते हैं। कटिंग, कोई चीज को कट करना है तो हम सामने वाले दांत का इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज को फाड़ना है अगर, तो हम केनाइंस का इस्तेमाल करते हैं। टीयरिंग मतलब फाड़ना किसी चीज को। और ये तो होते हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स, इनको ग्राइंडिंग का काम होता है, यानी पीसते हैं। अगर तुमने खा लिया तो उसकी पिसाई अच्छे से कर देते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग। तो ये इस तरह से होते हैं। अब कितने दांत होते हैं? इंसाइजर कितने होते हैं, ये कितने होते हैं, ये कितने होते हैं, तो ये कितने होते हैं? ह्यूमन बीइंग में 2 सेट्स ऑफ टीथ निकलते हैं। एक हमारे दूध के दांत जो टेम्परेरी होते हैं, वो टूट जाते हैं, तो एक सेट और निकलता है जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ, राइट ना, वो हमेशा रहते हैं। तो बच्चों के अंदर मतलब जो पहला सेट निकलता है वो देख लेते हैं किस किस तरह से होता है। तो हम बात करने वाले हैं डेंटल फार्मूला के बारे में। डेंटल फार्मूला, अब डेंटल वर्ड से तो तुम समझ गए ना, डेंटल से डेंटिस्ट बनता है ना, जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट बोलते हैं। तो ये याद करना तो आसान होगा कि डेंटल ना। अब इसका फार्मूला क्या होता है? ये होता है 2102 डिवाइडेड बाय 2102। अब ये क्या है इसको समझो। इसका मतलब ये वाला अपना कैनाइन है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये कैनाइन हो गया, सॉरी ये इंसाइजर हो गया, ये कैनाइन हो गया, ये प्रीमोलर हो गया और ये मोलर हो गया। ये तुम ऐसा समझो ये ऊपर के दांत है और ये नीचे के दांत है। अब ऊपर के दांत डेंटल फार्मूला ऐसे लिखते हैं, तो आधा, जैसे ऊपर के दांत में लिखना चाहता हूं, ठीक है, तो यहां 20 से आऊंगा और इधर आधा वाला दांत यहां पे लिखा है। आधा संख्या कितनी है, यानी इंसाइजर आधा अगर लोगे तो 2 है, केनाइन का यहां पे लोगे तो 1 है, प्रीमोलर का कुछ नहीं है, मोलर का 2 है। तो आधा इधर है, आधा इधर है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे दोनों जगह, तो पूरा पूरा दांत ऊपर का आ जाएगा और नीचे का आ जाएगा। करेक्ट ना, समझ में आया मैंने क्या बोला? कि ये दांत है, ये दांत का आधे साइड का मैं ले रहा हूं, ऊपर का भी और नीचे का भी। तो ऊपर वाला मैंने यहां पे लिख दिया, नीचे वाला यहां पे लिख दिया, आधा आधा। अगर 2 से गुणा कर दूं ऊपर भी और नीचे भी, तो पूरे दांत ऊपर के आ जाएंगे, पूरे दांत नीचे के आ जाएंगे। करेक्ट। तो इस तरह से डेंटल फार्मूला लिखा जाता है। ठीक है भाई, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरे को, तो इसका मतलब ऊपर टोटल दांत कितने आएंगे? 2 1 3 2 5, और 5 को 2 से गुणा करोगे 10 टोटल, और यहां पे भी 10 आएंगे। तो टोटल हमारे ऊपर और नीचे मिला के टोटल कितने टीथ हो गए? 10 और 10 20 हो गए, राइट। यानी टोटल कितने हैं? 20 हो गए ना। कितने टीथ हुए? 20 हुए। टूथ सिंगुलर है और टीथ प्लूरल है, राइट। इंग्लिश में कभी कभी पूछा जाता है कि टूथ एक को बोलते हैं, टीथ प्लूरल है, ठीक। जैसे मैन होता है, मैन का प्लूरल क्या होता है? मैन। ऐसे टूथ का प्लूरल टीथ होता है, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हो। तो हमने फिलहाल ये समझा कि जो हमारा पहला सेट निकलता है वो 20 दांत ही होते हैं। अब उसके बाद वो दांत टूटते हैं, टूटने के बाद हमारे पास 32 दांत हो जाते हैं, राइट। तो उसका फार्मूला क्या होता है? ये तुम ऐसा बोल सकते हो, ये दूध वाले मिल्क टीथ हैं हमारे, मिल्क टीथ। तो मिल्क टीथ तो कितने हुए? 20 हुए। और इंसाइजर कितने, कैनाइन कितने, प्रीमोलर कितने, मोलर की, ये तो पता ही चल गया हमको यहां फार्मूले से। डन। अब एक परमानेंट टीथ आएगा, परमानेंट टीथ आएगा, तो ये परमानेंट टीथ लिख दिया। इसका भी फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है 21 23 21 23, ठीक है। अब इसमें 2 से गुणा कर दो तो देखो कितना, 2 2 4 1 5 3 8 8 दूनी 16 ऊपर हो गए
और 16 ही नीचे हो गए। टोटल कितने आएंगे? टोटल हमारे पास हो जाएंगे 16 और प्लस 16 कितने हो गए? 32। यानी जो परमानेंट टीथ हमारा निकलता है वो 32 होता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखो, ये प्रीमोलर है ना, प्रीमोलर तो एक ही बार निकलता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा दांत है जो एक ही बार निकलता है, दूध के दांत में वो होता ही नहीं, कौन सा? ये वाला टीथ। देखो ये वाला यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे आया, तो इससे क्या पता चला कि प्रीमोलर वाले दांत तो हमारे मिल्क टीथ में या टेम्परेरी वाले में होते नहीं, ये वाले दांत ऐसे हैं जो एक ही बार निकलते हैं। ओवरऑल देखो तो 2 बार दांत निकल रहे हैं, करेक्ट ना? तो 2 बार अगर दांत निकलते हैं तो हम इनको बोलते हैं डायोफायोडोंट। फायोडोंट, ठीक है भाई, 2 बार दांत निकले। अब तुम यहां से देख के ये बता सकते हो कि कितने कैनाइन हैं, कितने इंसाइजर, कितने प्रीमोलर, मोलर, राइट? तुमसे कोई पूछे कि बताओ कि जो परमानेंट टीथ निकलता है उसमें कितनी संख्या इंसाइजर की होती है, तो 2, ये ऊपर 2 है तो 2 से गुणा करोगे 4 ना, 4 ऊपर और 4 नीचे, कितने टोटल हुए? 8 दांत हुए। यानी इंसाइजर 2 इधर 4 और 2 ऊपर 2 इधर ना, तो 4 4 8 हुए। तो इसको देख के अब तुम बता सकते हो कि टोटल टीथ इंसाइजर के कितने, ये हो गए, ठीक है? अब ये तुम बात समझ गए। जो हमारे दांत होते हैं ना, जैसे ये दांत है फॉर एग्जाम्पल, जो दांत हमारे ऐसे गम्स में ना, मसूड़ों में ऐसे अंदर ऐसे धसे से होते हैं ना, धसे होते हैं ना, तो ये मसूड़े होते हैं, थोड़ा सा हिस्सा ऊपर दिखता है, बाकी तो ये पूरा अंदर ही होता है। तो इस तरह से धसा हुआ दांत अगर होता है तो हम उसको बोलते हैं थीकोडोंट। तो हमारा दांत किस तरह का है? थीकोडोंट है, राइट? अब ऐसा नहीं होता कि हर जानवर में ऐसा होता है, तभी तो नाम दिया गया कि ह्यूमन बीइंग में थीको, धसा हुआ। कुछ ऐसे होंगे जो धसे नहीं, उसका दूसरा नाम होता है, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम तो सिर्फ अपनी बात करेंगे कि हमारे में किस टाइप का होता है। थीकोडोंट हो गया। अब देखो, जहां दांत होता है उस दांत को ध्यान से देखो, तो दांत ना एक प्लेन सरफेस की तरह नहीं होता, उसमें रिजेस होते हैं। जैसे ये दांत कुछ अपने ऐसे नहीं होते, ऐसे सीधे सीधे एकदम फ्लैट नहीं होते। तुमने देखा होगा कि दांत हमारा कुछ इस तरह से रिजेस होते हैं ना, ऊपर का दांत इस तरह से होता है कि सेट हो जाता है, तो इस तरह से रिजेस होते हैं। अगर रिजेस होते हैं ना, तो ऐसे दांत को हम बोलते हैं ब्यूनोडोंट, ठीक है? तो इस तरह से दांत के बारे में, ह्यूमन का दांत हेटेरोडोंट होता है, अलग अलग टाइप का, 2 बार निकलता है, यानी 2 सेट्स ऑफ टीथ निकलते हैं, एक तो मिल्क वाला और एक थीकोडोंट मतलब अंदर घुसा होता है, ब्यूनोडोंट का मतलब रीचेस घुसते हैं इस तरह से, और ये अंदर घुसा होता है, ठीक है? इतनी बात समझ गए दांत के बारे में। अब तुमने जरूर ये सुना होगा कि दांत खराब हो जाते हैं, तो दांत खराब क्यों होते हैं ये समझने की जरूरत है। हमारे मुंह का एक पीएच होता है, अगर मुंह का पीएच 5.5 से कम होगा, पीएच क्या? पीएच जितना कम होगा इसका मतलब हाइड्रोजन H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा, राइट? केमिस्ट्री में तो यही पढ़ा है कि पीएच जितना कम, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो हमारे मुंह में एसिडिक मीडियम हो जाता है। एसिडिक मतलब तेजाब मीडियम हो जाता है, ऐसा बोल सकते हो। तो एसिडिक मीडियम हो जाता है। अब एसिडिक मीडियम होने से हमारे दांत खराब होने शुरू होते हैं। कब? ये 5.5 के नीचे आएगा तो भाई इसका मतलब पीएच कम हुआ तो H+ आयन बढ़ने लगे, तो हमारे मुंह में H+ आयन ये बढ़ने लगे। अब इनकी संख्या बढ़ती जाएगी तो ये H+ आयन क्या देता है? एसिड देते हैं, तो इसका मतलब एसिडिक मीडियम हमारे मुंह में बढ़ता जाता है, जिससे दांत खराब होना शुरू करते हैं। अब हम क्या करें? तो इस H+ आयन को हटाने के लिए कुछ हम इस्तेमाल करेंगे, राइट? तो हम बेसिक मीडियम यूज करते हैं, जैसे हम टूथपेस्ट यूज करते हैं। तो टूथपेस्ट हमने यूज किया तो वो बेसिक मीडियम होता है, और बेसिक मीडियम क्या देता है भाई? OH- आयन देता है, राइट? तो टूथपेस्ट में क्या है? बेसिक मीडियम है। तो एसिड मीडियम, बेसिक मीडियम जब भी मिलता है तो क्या बना देता है? पानी बना देता है। तो ये इससे मिल जाएगा, तो पानी क्या नुकसान करेगा? नहीं, H+ आयन नुकसान करता है, H2O नुकसान नहीं करता। तो इसका मतलब हमारे दांत में H+ आयन जो रहेगा, OH आयन- मिलेगा, तो इसको बना के इसकी संख्या कम होता जाएगा। इसका मतलब H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो pH बढ़ता जाएगा बेस के साइड में, यानी 5.5 से आगे चला जाएगा, तो दांत हमारे सेफ रहते हैं।
ऐसा क्यों होता है कि H+ आयन हमारे मुंह में बढ़ता जाता है? क्योंकि बहुत से बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुंह के अंदर, दो अनडाइजेस्टेड फूड या शुगर वगैरह चीज़ें होती हैं उसको पचाते रहते हैं, तो वो एसिड रिलीज करते हैं, इसलिए हमारे मुंह में एसिड मतलब H+ आयन बढ़ता जाता है। अब H+ आयन बढ़ता गया तो एसिड मीडियम, अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्रश करना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ है कि इस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे अंदर सलाइवा या टाइलिन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लार निकलती है उसको मारने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि लार हर जगह पहुंच नहीं पाती और बैक्टीरिया बड़ा छुप के बैठे रहते हैं। तो अब उसको मारने के लिए हम स्पेशली ब्रश मतलब टूथपेस्ट यूज़ करते हैं बेसिक मीडियम का, ताकि वो न्यूट्रल है। अब इस रिएक्शन को समझना बहुत आसान है, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं एसिड और बेस का रिएक्शन जब भी होता है सॉल्ट और वाटर बनता है, राइट ना? ये पढ़ा है तुमने केमिस्ट्री में। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन, या हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीन कर देगा, यानी एसिड के, अम्ल के जो प्रभाव को है वो खत्म कर देता है बेस। तो ये रिएक्शन, तो हमारा पीएच फाइनली, ब्रश वगैरह करेंगे और अपने माउथ को साफ करके, खाना खाएं तो साफ करके रखें, राइट? तो जिससे हमारे दांत सुरक्षित रहते हैं। तो कभी कभी तुमने ये भी देखा होगा कि दांत में छोटे छोटे से छेद से बन जाते हैं, राइट ना? तो वो भी बैक्टीरिया, जब वो एसिडिक मीडियम होगा तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। तो इसलिए दांत को हमेशा साफ करके रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। और ये भी हमने समझा कि एसिड मीडियम को हटाने के लिए कोई बेस का इस्तेमाल हमको करना होता है, जिससे हमारा पीएच बढ़ जाए तो हमारे दांत सेफ और सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने बात समझी दांत के बारे में और दांत को कैसे हमको सुरक्षित रखना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है कि हमारे शरीर में सबसे हार्डेस्ट चीज़ क्या है? तो हार्डेस्ट चीज़ क्या है? दांत के ऊपर जो ये व्हाइट कलर का तुमको दिखता है ना, जो हमको दांत दिख रहे हैं ना हमारे, तो व्हाइट कलर का जो बोलता है उसको बोलते हैं एनिमल। क्या बोलते हैं? ये याद रहना जरूरी, इसको बोलते हैं एनिमल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी चीज ऐसी हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत है ना, सबसे ज्यादा हार्ड है, तो हम बोलेंगे एनिमल। लेकिन फिर भी एनिमल कितना भी मजबूत है, अगर एसिड है, एसिड मतलब तेजाब है, उसी में H+ आयन है, तो धीरे धीरे वो करोड करते जाएंगे ना, खराब होते जाएंगे। तो हमारा काम क्या है कि हम बेस इस्तेमाल करते जाएं और ऐसी चीज़ें करें कि ज़्यादा हमारा जो मीडियम हो 5.5 से ऊपर रहे, और जिसकी वजह से हमारे दांत सुरक्षित रहे। फिलहाल हमने ये समझा न्यूट्रिशन में कि ये हमारे दांत हेल्प भी करते हैं। खाना लिया, बड़े बड़े टुकड़ों को उसको काटना, उसको फाड़ना और उसको चबाना, तो इससे हमारा डाइजेशन आसान हो जाता है। और कूच के अच्छे से खाना खाना चाहिए, जिससे डाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो ये हमारे दांत के काम हो गए, इन्होंने अपना काम किया, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन डाइजेशन का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, लेकिन बहुत सिंपलर मॉलिक्यूल में ले जाना होता है। तो आगे कैसे होता है, तो अब ये हम समझने वाले। जब मुंह में जाता है हमारे, तो मुंह में अब इसको डाइजेशन कराने के लिए और भी हमारी टंग होती है ना, तो टंग क्या काम करती है, अब ये हम थोड़ा सा देखते हैं। तो टीथ तो समझ गए होंगे, आई होप, बहुत बेहतर ढंग से। अब हम बात कर रहे हैं अपनी ज़बान के बारे में। ज़बान मतलब कौन सी भाषा नहीं, हमारी टंग के बारे में, जो मस्कुलर होती है, मसल्स की बनी होती है। तो भाई देखो, हमारी जो टंग है ये हमने लिया इसको, ठीक, ले लिया। अब टंग का पहले काम सीखते हैं। देखो, टंग तो क्या होती है, फूड को चारों तरफ मिक्स करती है ना, ऐसे ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा, फूड ऐसे घूमेगा और मिक्स होगा। तो मिक्सिंग ऑफ फूड का काम ये करती है, डाइजेशन में ये इसका हेल्प, मिक्सिंग ऑफ फूड पहला काम ही हो गया, ठीक है भाई। दूसरा काम क्या हम करती है, एक फिल्म देखी थी शाहरुख खान की जिसमें कोयला उसके मुंह में डाल दिया जाए, तो जबान जल जाएगी तो क्या होगा, तुम ठीक से बोल नहीं पाओगे। तो मतलब आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच में ये हेल्प करती है, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच ना में ज़बान हमारी हेल्प करती है, ठीक है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, ज़बान में कोई चीज़ रखो तो टेस्ट पता चलता है, कड़वी है, मीठी है, राइट, खट्टी है, पता चलता है। इसका मतलब हमारी ज़बान में कुछ तो ऐसा है, उसको बोलते हैं
गस्टैटो रिसेप्टर। क्या होता है? गस्टैटो रिसेप्टर, जो टेस्ट के बारे में हमको बताता है। तो इसका मतलब जबान का एक तीसरा काम है कि ये टेस्ट भी बताती है। अब टेस्ट का, जबान का कौन सा पार्ट किस तरह का टेस्ट बताता है, इसको ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये हमारी जबान है, ये हमने जबान कर दी। जबान ये क्या? आगे वाला पोर्शन। जैसे जबान है तो ये आगे का पोर्शन है और ये पीछे का पोर्शन है। तो हम पीछे के पोर्शन से आएंगे ताकि हम अच्छे से समझ जाए। यहां पे पार्ट है बिटर का। अब बताओ, केमिस्ट्री तुमने पढ़ा होगा, बिटर कौन सी चीज का टेस्ट होता है ना? बिटर होता है कौन सी चीज का टेस्ट? बिटर वो चीजें होती हैं जो बेसिक होती हैं, करेक्ट। और एसिड का टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है, जैसे नींबू वगैरह। तो इसका मतलब बिटर वाला ये है, और बिटर के बाद अब यहां पे आ गया ये वाला जो पार्ट होता है, ये सॉर होता है। तो मैं देखो कैसे लेके आ रहा हूं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बिटर है, सॉर है, सॉरी बिटर है तो कड़वा है, कड़वा से खट्टा मिला दोगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर, यानी एसिड को, बेस को एसिड से मिलाओगे तो सॉल्ट और वाटर की रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन में। तो इसका मतलब सॉल्ट यहां पे बनेगा। ये देखो मैंने सॉल्ट बना दिया। तो इसका मतलब ये सॉल्ट का एरिया है, सॉरी ये बिटर, ये कड़वे को बताएगा ये एरिया, ये खट्टे को बताएगा, ये नमकीन चीज़ों को बताएगा, और सामने जब खुश हो जाओगे तो ये क्या बताने लगेगा? स्वीट स्वीट। तो मतलब बिटर के साथ सॉर मिलाओगे तो सॉल्ट बनता है। तो ऐसे याद करो, देखो बेस के साथ एसिड मिलाओगे तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो सॉल्ट बन गया और वाटर मतलब अच्छा हो गया, मीठा मीठा, ऐसा कुछ करके याद कर सकते हो। तो कौन सा पार्ट हमारी टंग का क्या काम करता है और किस, अब इसको क्या बोलते हैं? ये जो रिसेप्टर्स हैं जो ये पहचान करा रहे हैं, इनको हम बोल सकते हैं गस्टैटो रिसेप्टर। ठीक है, आई होप ये बात समझ गए। रिसेप्टर, देखो चीजें और भी हैं, बता मैं और भी सकता हूं, लेकिन उतना बता रहा हूं जितना क्लास 10 के लिए तुमको सफिशिएंट हो जाए। तो इतना तुम समझ, रिसेप्टर मतलब रिसीव करना, गस्टैटो से मतलब होता है टेस्ट। तो टेस्ट को रिसीव करने वाली ये जो बड्स हैं, राइट, यहां पे, तो इसकी लोकेशन पता कर लो और कौन सा पार्ट क्या टेस्ट देता है ये तुम समझ गए। तो टंग का काम समझ गए, टंग का कौन सा हिस्सा कौन सा टेस्ट देता है ये समझ गए, राइट। ठीक है भाई। अब उसके बाद टंग हमने समझ ली। टंग के बाद हम समझते हैं सैलिवरी जो ग्लैंड होती है उसका काम क्या होता है, राइट ना। ये अब हम समझने वाले। उसके लिए मुझे एक चित्र बनाना पड़ेगा, लो फटाफट से मैं बना देता हूं। तो ये भाई हमारा हो गया, ये नोज हो गई, ठीक। उसके बाद हमने ये किया, ये मान लो इस तरह से हमारा माउथ हो गया और ये हो गया, ठीक। अब देखो ये तो अपना माउथ है जहां से इंजेक्शन होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब माउथ और लिप्स के बीच में पहली चीज वेस्टिब्यूल आती है, जिसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। यहां पे दो नाक में दो छेद होते हैं, दो छेद ना, एक इधर एक इधर, राइट। तो इस छेद को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। तो इसको हम बोलेंगे ना, इसके बारे में रिस्पिरेशन में हम फिर से बात करेंगे, इसलिए मैं शॉर्ट में सिर्फ बता रहा हूं ताकि लोकेशन सही से हम फाइंड करें। इसको बोलेंगे नॉस्ट्रिल्स, ठीक है भाई। नॉस्ट्रिल से फिर यहां से इस तरह से चैम्बर जाएगा, मतलब तुम इसको अंदर टच करोगे तो तुम देखोगे एक पतली सी हड्डी होती है ना, कार्टिलेजिनस रिंग होती है जो हड्डी होती है। तो एक ये है, एक ये है, तो दोनों अंदर ये जाएंगे तो यहाँ के एरिया में जो आएगा उसको हम बोलेंगे नेजल चैम्बर, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं ये है हमारा नेजल चैम्बर। नेजल का वर्ड आता है मतलब नाक से रिलेटेड, तो चैम्बर के जैसा है तो नेजल चैम्बर हो गया, ठीक है। ये ऊपरी जबड़ा जो है, ऊपरी जबड़ा अंदर से तुम देखो तो इसको बोलते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं? पैलेट। जैसे पैलेट होती है पैलेट, राइट, इस तरह से। तो ये पैलेट होता है, राइट, ये इस तरह से। अब ये आगे यहाँ पे जाएगा, यहाँ से ऐसे घूम जाता है। तो फिलहाल इसको समझो, ये ऊपरी जबड़ा जो है ये है पैलेट, ठीक। अब यहाँ पे माउथ के नीचे भी जहाँ पे जबान लगी होती है वो भी हिस्सा होगा, राइट। तो ये हमारी जबान, ऐसे मान लो ये हमारी जबान है, ठीक है। जबान मतलब टंग, ये हमारी टंग है जिसके बारे में हमने पढ़ ही लिया, उसके बारे में ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं। तो ये पैलेट है। अब पैलेट में जो ये है ना, यहाँ पे शुरू में ये होता है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है।
अपनी उंगली से इसको टच करोगे ना तो शुरू में हार्ड और अंदर थोड़ा जाओगे सॉफ्ट लगेगा। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये वाला हार्ड पैलेट है, नहीं हार्ड पैलेट है, और ये वाला कौन सा है, ये वाला सॉफ्ट पैलेट है। तो इसको अब मैं बोल सकता हूं सॉफ्ट पैलेट। देखो ये जो बाहर हमारे शरीर यहां नाक से बाहर के छेद है इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, लेकिन जो ये अंदर एक ये दोनों छेद जाएंगे यहां पे खुलेंगे जिस जगह पे, तो इसको हम बोलने लगते हैं नेयर्स, क्योंकि ये अंदर ओपन होते हैं इसलिए नाम अलग दिया गया। बाहर ओपन होने वाले छेद को नॉस्ट्रिल, अंदर वाले को नेयर्स बोलते हैं। ठीक है भाई, हम फाइनली यहां तक पहुंच गए, तो पैलेट पे भी पहुंच गए। अब ये तुमने समझ लिया, ये जो स्थान है ना, ये जो स्थान जहां पे ये नेयर्स खुलते हैं, इस वाले स्थान को हम बोलते हैं, अब ध्यान देना, इस वाले स्थान को हम बोलते हैं नेज़ोफेरिंक्स। नेज़ोफेरिंक्स, फेरिंक्स मैंने जैसे बोला था स्थान है, तो ये नाक के जो पोर्ट्स हैं यहाँ पे ओपन आते हैं इस स्थान में, तो इसको हमने बोला नेज़ोफेरिंक्स। तो ये वाला स्थान क्या हो गया, नेज़ोफेरिंक्स। अब ये जो पैलेट होता है ये गया और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे घूम जाता है, इसको बोलते हैं यूवुला। ऐसे मुंह खोलो तो एक ऐसे लटकी हुई संरचना होती है ना, तो इधर उधर मूव करती है, ऐसे मुंह खोलोगे तो तुमको अंदर दिखती है ना, तो ये क्या होता है, ये सॉफ्ट पैलेट ही ऐसे मुड़ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं यूवुला। ऐसे ही स्पेलिंग होती है यूवुला। ठीक है, तो ये हो गया यूवुला वाला पार्ट हो गया। तो ये अब इसका काम क्या है, जब तुम कोई खाना खाते हो ना, जैसे हमने खाना खाया तो ये ऊपर उठ जाता है। कैसे, जैसे हमने यहाँ मुंह से खाना लिया तो ये ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ के यूं यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो इस रास्ते को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है। बंद करने से क्या फायदा होगा, जो हवा आ रही है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी और खाना आसानी से यहाँ पे आएगा। ऐसा भी हो सकता है तुम खाना इधर घूम के चला जाए, राइट ना, तो चावल खा रहे, चावल नाक से निकलना शुरू हो गया। और कभी कभी तुमने ऑब्जर्व किया होगा, ऐसे आप किसी के साथ देखो, ऐसा हो भी जाता है, इसलिए क्योंकि जो ये खाने का रास्ता है और सांस लेने का रास्ता यहाँ पे आके हमारे मुंह पे मिल जाता है। फिलहाल अभी तक हमने यूवुला समझा, इसका फंक्शन समझा, जैसे ही निकलोगे ये ऐसे उड़ जाएगा, तो ये रास्ता यहाँ से निकल गया। अब हमको ये मान लो हमारा कान है, कान यहाँ कहाँ बनाओ, तो चलो कान ऐसे समझो कि हमारे ये कान है, ऐसे मैं तुमको समझा देता हूँ। देखो ये कान है हमारा, तो कान के नीचे, ये कान है, कान के नीचे पहली ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, पहली ग्लैंड हमारी क्या होगी, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पहली ग्लैंड कौन सी, कान के नीचे जो होती है पैरोटिड ग्लैंड होती है। कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं मम्स, या बोलते हैं गलसुआ, गाल सूज जाता है, राइट, तो थोड़ा सा पेनफुल कंडीशन होती है, तो यही ग्लैंड होती है पैरोटिड वाली। अब ये पैरोटिड वाली ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, यहां पे जगह नहीं है तो मैं इसे नीचे लिख दे रहा हूं, ये हमारा एंजाइम सिक्रीट करता है, स्पेशली एंजाइम सिक्रीट करता है और वाटर सिक्रीट करता है। ठीक है, ये पैरोटिड ग्लैंड पहली ग्लैंड हो गई। दूसरी वाली जो ग्लैंड होती है वो यहां पे हाथ रखोगे ना, यहां पे तो तुमको एक एंगल दिखेगा, यहां पे हाथ रखो, हाथ रख के देखना अभी, कि यहां पे हाथ रखोगे तो एक एंगल दिखता है ऐसा, ये देखो, ये इधर है, इधर, तो यहां पे ना समवॉट यहां पे तुमको एक ग्लैंड मिलती है जिसको हम बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड, मैक्सिलरी, और इसको सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं। इस ग्लैंड का नाम मैंडिब्यूलर ग्लैंड। ठीक है, तो ग्लैंड यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, इसमें स्पेशली म्यूकस सेल होती है, उससे निकलता है म्यूसिन। अब म्यूसिन में तुमको सिंपल साधारण शब्दों में समझाऊं तो थूक होता है ना, स्पिट करते हो ना, कुछ स्पिट करते रहते हो, जब खाना नहीं खा रहे हो उस टाइम पे भी स्पिट करते रहते हो, तो वही है म्यूसिन। वो थिक होता है, थोड़ा सा गाढ़ा सा, तो ये म्यूसिन। सब मैक्सिलरी हो गई, और एक और ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं सब लिंगुअल, सब
लिंगुअल, सब लिंगुअल, लिंगुअल मतलब लिंग्विस्टिक, ये सब वर्ड कहाँ से आता है? जबान से आता है ना। तो इसका मतलब सब लिंगुअल का मतलब जो जबान है उसके नीचे, जबान है हमारी उसके नीचे ये ग्लैंड होती है, तो इसको हम बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। अब याद रखना ये तीनों ग्लैंड को मिला के हम सलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। सलेवरी ग्लैंड, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं, इन तीनों ग्लैंड को मिला के हम सलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। तो सलेवरी, और वो भी ये भी दो में होती है, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, तो ये दो दो में संख्या में होती है। इसका मतलब कितनी? टोटल 6 हो गई। और पेयर बनाओगे अगर दो दो का तो 3 पेयर्स बने, नहीं यानी 3 पेयर्स होती है ग्लैंड की, जो आके हमारे मुंह में उसका सिक्रीशन निकलता है। अब इसका सिक्रीशन पैरोटिड का हमारे ऊपर वाले जो दांत हैं, केनाइन वाले, मोलर वाले, वहां पे आके ओपन होता है। इसी तरह से ये भी हमारी बक्कल कैविटी में इसकी नली होती है और सबलिंगुअल की भी नली होती है। तो फाइनली हमारे मुंह में ये 3 ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है बक्कल कैविटी में आके मिलता है, और ये टोटल 6 में संख्या है, 3 पेयर होते हैं, और इसको मिला के हम सलेवरी ग्लैंड बोलते हैं, राइट। अच्छा, जिसको हम बोलते हैं सलेवरी एमाइलेज, सलेवरी एमाइलेज ये कहाँ निकलता है? आप तुम समझ गए होगे। सलेवरी एमाइलेज एक एंजाइम है जो ऑब्वियसली यहां से निकलता होगा, क्योंकि एंजाइम तो यहीं से निकलता है। तो अब सलेवरी एमाइलेज जो है, अगर मैं उसको, सलाइवा हमारा है, सलाइवा जिसको बोलते हो तुम लार बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। अब इसमें सलाइवा में बहुत सी चीजें होती हैं, कुछ चीजें मैं लिख देता हूं। जैसे एक एंजाइम तो होता ही है ना, एंजाइम होता है हमारे पास, वाटर भी होता है, तो वाटर भी हमने लिख दिया, म्यूसिन भी होता है, म्यूसिन भी लिख दिया। अच्छा, कुछ सॉल्ट वॉल्ट भी होता है, नमक वमक, नमक मतलब सॉल्ट होता है, ऐसा समझो, सॉल्ट भी होता है। और बैक्टीरियासाइडल यानी बैक्टीरिया को मारने वाले भी कुछ तत्व तो मौजूद होते हैं। याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बैक्टीरियासाइडल, राइट, बैक्टीरियासाइडल मटेरियल लिख देता हूं मैं, ठीक है, मटेरियल होते हैं। तो यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए इस सलाइवा में मटेरियल तो होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया तो बहुत अंदर अंदर घुसे रहते हैं, तो वहां तक ये सरफेस पे पहुंच नहीं पाते, इसलिए हमको एक्स्ट्रा में टूथपेस्ट वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो इस तरह से हमने समझा एंजाइम, वाटर, म्यूसिन, सॉल्ट और बैक्टीरियासाइडल मटेरियल भी होते हैं जो है सलाइवा के अंदर मिले होते हैं। अब इस एंजाइम में जो एंजाइम हम जानते हैं वो है सलेवरी एमाइलेज, करेक्ट, यही जानते हैं, जो कि ग्लूकोज का, सॉरी, स्टार्च का डाइजेशन करता है। हमारे मुंह में जब खाना आता है तो उसको थोड़ी देर चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो, तो रोटी थोड़ी थोड़ी मीठी मालूम पड़ने लगती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्टार्च के फॉर्म में हमने लिया था रोटी को, उसको चबाया तो उसमें सलेवरी एमाइलेज आगे मिल गई, और सलेवरी एमाइलेज क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वो जो हमारा फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में था। स्टार्च क्या है? ग्लूकोज की एक लंबी चेन, ऐसे समझ लो। ग्लूकोज क्या है? एक छोटा सा स्ट्रक्चर C6H12O6। इसका मतलब जो स्टार्च है इसकी प्रेजेंस में वो टूट गया, ये मान लो स्टार्च की लिंक है तो वो टूट गया, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। तो एक लंबी चेन अगर है तो स्टार्च, और अगर छोटा है एक C6H12O6 तो ग्लूकोज है। तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में सलेवरी एमाइलेज हेल्प करता है। कहां से निकलता है? पैरोटिड, या अगर तुम ऐसे बोलो कहां से निकल, सलेवरी ग्लैंड, लेकिन अगर उसमें पूछा जाए सलेवरी ग्लैंड में कहां से, तो पैरोटिड ग्लैंड। तो इस तरह से, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको टाइलिन नाम से भी जानते हैं, राइट, टाइलिन नाम का एंजाइम, इसको टाइलिन, सलेवरी एमाइलेज को हम टाइलिन भी बोलते हैं, राइट। टाइलिन नाम का एंजाइम मुंह में निकलता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ये सब चीजें। अब यहाँ पे एक चीज मैं एक्स्ट्रा में तुमको समझाना चाहूंगा, ताकि ये सब लिख लिया। तो अब तुमसे कोई पूछे सलाइवा क्या है, तो ये सब नीचे सलाइवा कितनी ग्लैंड होती है? होती तो 6 हैं, होती हैं 6 या 3 पेयर बोल सकते हो। अच्छा, एंजाइम कहां से निकलता है? पैरोटिड ग्लैंड से निकलता है। कौन सा एंजाइम? सलेवरी एमाइलेज। सलेवरी एमाइलेज का नाम बताओ? टाइलिन, राइट। इसका काम क्या है? स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना। अब यहां पे जो बातें मैं बताने वाला हूं वो बातें ध्यान से मेरी बातें सुनना। वो ये कि जो हमने यहां पे टाइलिन एंजाइम लिया,
ये एंजाइम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो एंजाइम क्या है ये समझो। एंजाइम को हम बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट, देखो केमिस्ट्री में भी तुमने कैटलिस्ट पढ़ा होता है। कैटलिस्ट का मतलब ऐसे चीजें जो किसी रिएक्शन को या तो फास्ट कर सकते हैं या तो स्लो कर सकते हैं, लेकिन उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्या बोला मैंने? जैसे मान लो कि तुम कहीं पे खड़े हो और एक शादी में जाना चाहते हो, अटेंड करना चाहते हो। अब तुम्हारा दोस्त तुमको मिलता है, वो बाइक पे बिठाता है और तुमको जहाँ पे शादी में जाना रहता है तुमको पहुँचा देता है। फिर वो शादी में नहीं जाता, फिर वो वापस आ जाता है। उस दोस्त ने तुम्हारी जो रिएक्शन है यानी तुम्हारे जाने की प्रोसेस को फास्ट कर दिया, लेकिन वो खुद नहीं गया वहां पे। ठीक बात समझ में? अब तुम खड़े हो रास्ते में, तुम जा रहे हो स्लो स्लो, एक दोस्त आता है तुमको पकड़ लेता है, तो तुम्हारे जाने की प्रोसेस को स्लो कर दिया। पहला वाला दोस्त तुम्हारी प्रोसेस को तेज कर रहा था, दूसरा वाला स्लो कर रहा था। दोनों ही दोस्त तुम्हारे एंजाइम के नाम से जाने जाएंगे। अब एंजाइम वर्ड जहां पे आता है वो लिविंग चीजों के बीच में, यानी प्लांट्स में होगा, एनिमल में, तभी उसको एंजाइम बोलते हैं। कैटलिस्ट बोलते तो केमिस्ट्री में तो बहुत से कैटलिस्ट होते हैं रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, स्लो करने के लिए, कंडीशन के हिसाब से। लेकिन तुमको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंजाइम बायोकैटलिस्ट हैं, ये रिएक्शन को बढ़ाएंगे, रिएक्शन को स्लो करेंगे, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। राइट? जैसे दोस्त जाता है छोड़ के चला आता है, वो क्या शादी में गया? नहीं गया, उसने खाली रिएक्शन को फास्ट कर। दूसरा दोस्त ने स्लो कर दिया प्रोसेस को, क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया? नहीं किया। तो एंजाइम समझ गया कि रिएक्शन को बढ़ाएगा, घटाएगा, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और एंजाइम हम स्पेशली बोलते हैं उसी को जो लिविंग चीजों के अंदर जो कैटलिस्ट पाया जाता है। तो इस तरह से हमने अभी तक समझा सैलिवरी ग्लैंड के बारे में, इसके बारे में, और हमने पढ़ा ये पैलेट है। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको फ्लोर यानी फर्श, इसको रूफ छत, तो इसको रूफ भी कभी बोलते हैं, इसको हम फ्लोर भी बोलते हैं। तो ये बातें आई होप तुम अब तक समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा देता हूं। ग्लैंड के बारे में हमने समझ लिया, ये कान के नीचे वाली, ये एंगल वाली, और ये जबान के नीचे वाली या हमारी जीभ के नीचे वाली। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे अब बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बातें बहुत कर ली। ठीक, अब ये बात मैंने की कि भाई ये हमारा जहाँ पे ओपन होता है ये है नेज़ोफेरिंक्स। ठीक है, अब नेज़ोफेरिंक्स हुआ और उसके बाद नेज़ोफेरिंक्स यहाँ पे, अब देखो खाना इधर से आ रहा है, राइट। अब ये कुछ ऐसे शेप का होता है, ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरह से, ये यूं। मैंने क्या बोला कि ये देखो कीप के जैसा है, फनेल देखते हो, जैसे मेरा हाथ है, ये फनेल है, ये देखो इस तरह से, इस तरह की सिचुएशन है। फनेल ऊपर चौड़ा है ऐसे राउंड शेप में, जैसे कोन वगैरह होता है, आइसक्रीम कोन होता है, इस तरह से। तो ये सिचुएशन है ये। अब देखो ये वाले हाथ को तुम मान लो कि ये हमारा फूड पाइप हो गई, ठीक है ये, और इस वाले हाथ को तुम ये मान लो हमारी विंड पाइप हो गई। तो ये मैंने यहां पे यू बना दिया, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हमने यू बना दिया, तो हमारी ये क्या हुई, ये हमारी हो गई विंड पाइप, यानी जहां से हवा हम लेते हैं, या जिसको ट्रैकिया बोलते हो तुम, विंड पाइप, ठीक है। अब ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी हो गई फूड पाइप, यहां से हम खाना लेते हैं। फूड पाइप को हम एसोफेगस भी बोलते हैं, जैसा मैंने यहां पे लिखा है। तो ठीक है, ये क्या है फिर, ये क्या है, ये हमारी सर्वाइकल बोन है। ये पीछे, ये हमारा क्या गर्दन है ना, गर्दन के पीछे क्या है हमारी बोन, इसको सर्वाइकल बोन बोलते हैं। जो रीढ़ की हड्डी होती है आगे बढ़ती जाती है, तो गले की हड्डी को क्या, सर्वाइकल बोन। तो ये सर्वाइकल बोन हमारी है, जो यहाँ पे पीछे ये सपोर्ट, अपने को इससे मतलब नहीं। हाँ, लोकेशन समझो, हमारा जो ये सामने दिख रहा पोर्शन, ये पोर्शन सांस की नली है, यानी हमारी विंड पाइप है। फूड पाइप कहाँ है, फूड पाइप इसके पीछे होती है, ये फूड पाइप नहीं है, ये तो विंड पाइप है, उसके पीछे है। तो इसका मतलब जहां पे हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, उस रीढ़ की हड्डी के साइड में है। अगर मैं ऐसे बोलूं सर्वाइकल बोन जो है और विंड पाइप के बीच में है,
ऐसे भी बोल सकते हो, राइट ना। या ये सोचो, ये सामने जो हमको पोर्शन दिखता है ये सांस या विंड पाइप और पीछे फूड पाइप होती है। समझ में आई बात, लोकेशन समझ में आए, ठीक है। अब देखो समझते हो, तो ये फनल शेप जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमको बना यहां पे हमको मिला, तो इसको हम बोल सकते हैं फेरिंक्स। तो ये जो स्पेस है, मैंने शुरू में बताया था, स्पेस को ही फेरिंक्स बोलते हैं। जहां पे मुंह खुलता है, ये मुंह जहां पे खुलता है, इस स्थान को हम बोलेंगे ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स, ओरो का मतलब ओरल एग्जाम हो रहा है, तो ओरल एग्जाम में लिखते तो हो नहीं, सिर्फ बोलते ही बोलते हो, यानी मुंह से रिलेटेड ना। तो इस वाले स्थान को जहां पे ये खुल रहा है, इसको ओरोफेरिंक्स बोलते हैं। अच्छा, यहां पे हम, ये वाला स्थान है, यहां पे लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है यानी सांस वाला जो हिस्सा है, तो इसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंक्स, फेरिंग्स, ठीक है भाई। तो यहां पे अब इस वाले स्थान में ऐसे गोल वाला ऐसे हिस्सा होता है, और इस पे हमने ऐसा, तुमको समझ में आया इसलिए मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। तो ये स्थान हो गया। अब देखो यहां पे ये वाला स्थान मैंने क्या बोला, लैरिंगोफेरिंक्स, क्योंकि लैरिंग्स होती है तो इसके सामने जो स्थान है लैरिंगोफेरिंक्स, जहां पे खुलता है उसके सामने ओरोफेरिंक्स, और जहां पे ये सांस लेने वाला उसको नेसोफेरिंक्स। तो ये फेरिंग्स क्या है, ये जगह जगह का स्थान है, जो माउथ के स्थान को ओरो, नाक वाले नेज के स्थान पे जहां ओपन होता है उसको नेजो, और जहां पे ये फेरिंग्स ये लैरिंग्स जो है उसके बारे में तो मैं पढ़ाऊंगा तो तुमको बताऊंगा लैरिंग्स कहाँ है। तो फिलहाल उसके स्थान पे जो होता है उसको हम लैरिंगोफेरिंक्स बोलते हैं। अब देखो यहां पे मजेदार चीज, ये हवा आई तुम्हारी, तो हवा यहां से आएगी और यूं होके जाएगी यहां पे, और खाना यूं हो गया। देखो यहां पे क्रॉस कर रहे हैं, यानी हवा और जो खाना होता है एक जगह क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। तो जब खाना खा रहे हो तो ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। खा रहे मुंह के अंदर, हंसने लगे, पता लगे ऊपर से होता नाक के जरिए से चावल बाहर आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये हो गया। तो अब ये सोचने की बात है, अगर खाना खाया, ऐसा भी तो पॉसिबल है खाना इसमें घुस जाए, राइट ना। खाना अगर जगह ये स्थान सेम है तो इसमें भी घुस जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता, अब वो समझो। यहां पे इसको जो इसकी ओपनिंग होती है, विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है, ये जो यहां पे खुला हुआ पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। अब ग्लॉटिस के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है यू। अब ये इतना जगह नहीं होती जैसे मैंने दिखाया, मैं तुमको बेहतर ढंग से समझा सकूं इसलिए मैं तुमको, तो इसको बोलेंगे एपीग्लॉटिस, यानी ग्लॉटिस के ऊपर जो एक स्ट्रक्चर होता है हम उसको बोलेंगे एपीग्लॉटिस। जब तुम खाना खाओगे, मान लिया खाना आया भी ना, तो जब खाना आता है तो ऐसे है ये फ्लैप, अभी खाना आया टकराया भी ना तो ये फट से इसको बंद कर देता है, फिसल के खाना फिर इसी में चला जाता है, ठीक है। समझ में आया। तो एपीग्लॉटिस का काम क्या है, ऐसे प्रोटेक्ट कर देना ताकि खाना इस पाइप के अंदर ना जाए। अब इसके ऊपर का जो ये ओपनिंग है इसको बोलते हैं गलेट, ठीक है। तो अब तुम समझ गए होगे कि देखो कितना बेहतरीन से अरेंजमेंट है। खाना किया, जैसे निकला इस पाइप को बंद कर दिया, ठीक है, पाइप बंद हो गई, खाना अंदर आ गया। अब उसके बाद खाना फिसल यहां पे आया तो इसने अपने को ऐसे बंद कर दिया और खाना खाने की पाइप में ही, यानी फूड पाइप में अंदर चला गया। देखा ना कितना इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, करेक्ट ना। तो खाना हमारा यहाँ पे अंदर चला गया, ये हमारा सर्वाइकल बोन है। तो इसके बारे में तो हम रिस्पिरेशन में पढ़ेंगे डिटेल में। इस पाइप के बारे में हम आगे बढ़ेंगे तो कैसे कैसे डाइजेशन होता है इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। एनीवेज, तो हम यहाँ पे फाइनली गलेट है, गलेट का। अब ये क्या गलेट ऐसे ओपन होता है, ऐसा ओपन होता है, पाइप है, कोई खाली पाइप है, उसके ऊपर से कोई पत्थर लो डालो, जब नीचे गिरे ढम, ऐसे गिरेगा ढम, आवाज होगी। अगर ये पूरा खाली होता, सोचने की बात है, जो पाइप है जो हमारे यहाँ पे अंदर है, ये पाइप्स अगर ये खाली होता तो जब खाना जाता पूरा एकदम खाली होता, ऐसे तो कोई चीज़ गिरती तो बड़ी आवाज़ होती, तो पता चलता यार हम लोग खा रहे हैं ना, कोई कारण ढम आवाज, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो ऐसा किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसको मिटा दो, ये सारी चीज़ें हमने मिटा दी। चलो यहाँ पे इसको बना देता हूँ, इस स्ट्रक्चर को। तो ये मैं अब स्ट्रक्चर ले रहा हूँ यहाँ पे किसका, ये फूड पाइप से देख रहा हूँ, फूड पाइप ये हमने देखा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ऐसे समझो, इस तरह से होता है। मतलब जैसे
ये हाथ है ना, तो मेरा हाथ ऐसे ऐसे ओपन नहीं रहेगा, ये कुछ इस तरह से होता है और इसमें कुछ ऐसे हल्की सी स्लिट होती है। जब खाना आता है ना, इसके अंदर जाएगा तो ये थोड़ा सा ओपन होगा, फिर इसको दबा के इधर से दबाएगा, खाना इधर पहुंच गया, फिर आगे ऐसे प्रोसेस, तो ऐसे 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 होता है, तो खाना धीरे धीरे फिसलता फिसलता चला जाता है। लेकिन ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट का एक नाम है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तुमसे कोई पूछे कि किस किस मूवमेंट के जरिए से खाना आगे बढ़ता है, फिसलता रहता है, मूवमेंट, तो तुम बोलोगे पेरिस्टाल्टिक मूव। तो क्या ये एसोफेगस में ही होता है? नहीं, एलिमेंट्री कैनाल, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब जगह ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है। ये बात ध्यान में रखना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सिर्फ एसोफेगस में नहीं होता, सब जगह होता है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल, पूरी गट में होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है भाई, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट समझ गए, लोकेशन समझ गए, और ये समझ गए कि खाना कैसे फिसल फिसल के जाता है। अब देखो, यहां पे जब मुंह में हमारे फूड होता है, हमारे मुंह में ये फूड होता है, और फूड में सेलेवरी अमाइलेज जो मिल गया, ठीक है, ये जूस मिल गया, सेलेवरी ग्लैंड का मिल गया, तो ये जो खाना एक बॉल के जैसा बन गया, इसमें जब सलाइवा मिल गया, ठीक है, ऐसे लिख लो, सलाइवा मिल गया प्लस जो फूड तुमने खाया था, फूड में सलाइवा मिल गया, तो इस वाली जो बॉल बनी ना, इस बॉल को हम बोलते हैं बोलस। ध्यान में रखना, सलाइवा जब फूड के साथ मिल जाता है तो हम उसको बोलस बोलने लगते हैं। खाना खाया, सलाइवा मिल गया, तो अब उसको क्या बोलने लगे हम? बोलस बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस। तो भाई बोलस ये है, यहाँ पे बन गया। अब बोलस फिर यहाँ से आएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा। अब इसमें सेलेवरी अमाइलेज निकला है, तो सेलेवरी अमाइलेज किसको पचाता है? स्टार्च को। किसको? स्टार्च को। तो इसका मतलब ये पता चला स्टार्च का डाइजेशन हमारे मुंह से ही शुरू हो जा रहा है। करेक्ट ना? लेकिन ऐसा नहीं होता कि स्टार्च यहीं पे पूरा डाइजेस्ट हो जाता, ऐसा नहीं होता। ये बोलस बन गया, उसके बाद यहाँ पे गया, और इसके बाद यहाँ पे ये देखो मैंने ये मिटा दूँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद ये अपना पेट शुरू होगा, राइट, यहाँ पे पेट शुरू होगा। तो जब इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पेट के अंदर भी जो सलाइवा तुमने मिलाया है मुंह में ना, वो अभी भी पेट के अंदर भी काम करता रहता है, यानी पचाने का काम उसका अभी भी चलता रहता है। हाँ, ये एसोफेगस वाले पार्ट में नहीं कर पाता क्योंकि उसका काम है आगे बढ़ना। यहाँ पेट में जाएगा, जो सलाइवा तुमने यहाँ पे मिलाया है ना, ये पाइप में जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे स्टमक का पार्ट आएगा, तो वहाँ पे भी ये पचा रहा है, ये कंटिन्यूसली वहाँ पे प्रोसेस भी चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि मुंह में किया बस सलाइवा निकला वहीं डाइजेशन स्टार्च का खत्म हो गया, डाइजेशन आगे भी होता है, क्योंकि जो हमारे पास ये बोलस बनी उसमें सलाइवा तो मिक्स है ना, तो पेट के अंदर भी जाता है, तो डाइजेशन की प्रोसेस चलती रहती है। समझ में बात? अब एक चीज यहाँ पे और बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे जब फूड पाइप में इसका कुछ हिस्सा ऐसा होता है, इस फूड पाइप का कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि उस हिस्से तक अगर खाना गया तो तुम चाहो तो ऐसे करके बाहर भी निकाल दो। कोई चीज़ फंसी है समथिंग, तो कभी देखो हम वॉमिट कर देते हैं ना, बाहर निकाल देते हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब ये वाला शुरू का जो हिस्सा है ये वॉलेंट्री होता है। तुमने पढ़ा था एक वॉलेंट्री मसल होती है, ऐच्छिक पेशी, जिसपे हमारी इच्छा चलती है, तो ये वॉलेंट्री मसल होती है यहाँ पे वॉलेंट्री, पता नहीं स्पेलिंग का क्या है, वॉलेंट्री, इसका देख लेना थोड़ा सा, शायद स्पेलिंग में कुछ में, वॉलेंट्री मसल, ठीक है, वॉलेंट्री मसल। तो वॉलेंट्री मसल में हमारी इच्छा चल रही है, तो हम चाहे तो उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब एसोफेगस का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो वॉलेंट्री मसल का बना है, जिसपे हमारी इच्छा चलती है। उसके बाद हमारी इच्छा नहीं चलेगी, उसके बाद इनवॉलेंट्री मसल्स यहाँ पे होती है, तो हम चाहे भी तो बाहर नहीं निकाल सकते। डाइजेशन की प्रोसेस जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती है, उस पर हमारा कुछ कंट्रोलर नहीं, तो कौन सी मसल की बनी होगी? इनवॉलेंट्री मसल या अनैच्छिक पेशी जिसको बोलते हैं, उसकी बनी होती है। तो हमने समझा कि शुरू के पार्ट में हम वॉलेंट्री मसल की है, तो हमारी इच्छा चलती है, हम चाहे तो बाहर भी फूड कर सकते हैं,
और उसके बाद हमारी इच्छा नहीं चलेगी तो इनवॉलेंट्री मसल की बनी है, और फाइनली ये जो खाना है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होते होते हमारे पेट में पहुंच जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे भी इस तरह से वॉल लगी होती है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर, क्या बोलेंगे, मसल्स की होती है, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर के जरिए ये थोड़ा थोड़ा करके खाना यहाँ पे पहुँच जाता है और यहाँ पे पेट में हमारे पहुँच गया, पेट में पहुँच गया। तो पेट तक पहुँच गया और पेट में ये कौन सा पहुँचा, हमारा बोलस पहुँचा, ठीक है। तो बोलस यहाँ पे पहुँच गया, सेलेवरी एमाइलेज जो सारी चीज़ें तुमने प्रॉपरली समझ ली और फाइनली पेट में पहुँच गया। अब पेट में क्या क्या होता है, किस तरह से डाइजेशन होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आई होप तुमको सारी चीज़ें बहुत प्रॉपरली समझ में आ गई होगी कि किस तरह से यहाँ बक्कल कैविटी से यहाँ तक पहुँचने का हमारा सफ़र रहा। अगर तुमको वीडियो ये पसंद आ रही है तो कमेंट करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसे लगी, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो चीज़ें तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो तुमको समझ में आ रही है। आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।